A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your economics teacher. Today we will be studying the specimen paper of class 12 ISC for 2023 examinations part 2. इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी करवा चुके थे. दैट वाज शॉर्ट आंसर्स ऑफ 16 मार्क्स इन टोटल, जो 1 मार्क्स ईच था. ठीक, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेक्शन बी. सेक्शन बी इज ऑफ 32 मार्क्स. हम लोग इसको दो और पार्ट्स में करेंगे, सेक्शन बी अलग और सेक्शन सी अलग. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सी 16 मार्क्स का हम लोग ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं, तो दिस आई विल नॉट एक्सप्लेन यू अगेन कि एक एक मार्क्स के क्वेश्चन से क्वेश्चन पेपर भी हम आपको टेलीग्राम पर सेंड कर चुके हैं. This is its part 2. The question says, first है question number 2, जो ये कहता है कि crop damage in हिमाचल प्रदेश sent the prices. एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको zoom कर दें. हाँ, crop damage in हिमाचल प्रदेश sent tomato prices soaring in Delhi. Analyze a statement with reference to the relationship between price and supply. You just have to tell कि just because की crop damage हो गए तो जाहिर सी बात है कि मेरी जो supply है वो affect ही करेगी इसमें. Okay, this is what I have written here. The second part, ये दूसरे question का है, ये इसमें लिखा हुआ है. क्या ये कहता है कि एज अ टोमेटो क्रॉप वॉज डैमेज इन हिमाचल प्रदेश, प्रोडक्शन एंड सप्लाई वुड फॉल एज अ रिजल्ट. इससे क्या होगा कि जो सप्लाई कर्व है इट विल शिफ्ट टू इट्स लेफ्ट. कैसे सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा? ये आपका एक नॉर्मल सप्लाई कर्व होता है. ओके, दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड. तो ये जो सप्लाई कर्व है, जो एक नॉर्मल प्राइस इस प्राइस से इस प्राइस पे चल रहा था, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा. ठीक, तो अगर इन केस ये आपका नॉर्मल डिमांड कर्व जा रहा है, वैसे डिमांड इसमें नहीं पूछी गई, ये आपका सप्लाई कर्व जा रहा है एस और एस, तो यहाँ पर, और ये आपका इक्विलिब्रियम साइड है. ठीक, इक्विलिब्रियम कौन सी पॉइंट होता है? जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है. तो अब क्या होगा, जो सप्लाई है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट, मतलब वो और कम हो जाएगा. ये आपकी सप्लाई वाला कर्व साइड बन जाएगा, और इससे क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो भी इंक्रीज करेगा. डेफिनेटली अगर मेरी सप्लाई कम हो रही है तो मेरा जो प्राइस है वो इंक्रीज करेगा ही. दिस इज व्हाट इज रिटन हियर. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिर्फ यही आपको बताना था कि प्राइस और सप्लाई में इसका क्या असर पड़ेगा, कि सप्लाई शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि क्रॉप डैमेज हो गया, सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि क्रॉप डैमेज हो गए हैं, और इसके कारण इक्विलिब्रियम प्राइस विल आल्सो बी हाई. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दैट इनिशियल डिमांड फॉर अ कमोडिटी वाज 100 यूनिट्स. ठीक, विद अ चेंज इन द प्राइस. देखो, इसको हम यहीं पर ही कैलकुलेट कर देते. द इनिशियल डिमांड, हम लोग क्या करते थे, प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर देते. दिस वाज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. ठीक है, ऑपोजिट वी यूज टू टेक. और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका जो आंसर है वो 120 है. यहाँ हमें क्या करना है, विद अ राइज इन द प्राइसेस. जो इनिशियल डिमांड थी, इनिशियल डिमांड कितनी थी कमोडिटी की, वो थी 100 यूनिट्स. तो इसको नीचे डाल दो ये. ठीक, विद अ राइज इन द प्राइस बाय 5 यूनिट्स, मतलब चेंज इन प्राइस कितना है, वो है 5, तो इसको इधर लिख दो. फिर है डिमांड फॉर अ क्वांटिटी डिक्रीजेस बाय 5 यूनिट्स, इसको यहां लिख दो. और इलास्टिसिटी कितनी है, अब ये पी हमें नहीं नोन है, और इसकी इलास्टिसिटी कितनी है, दिस इज 1.2 यूनिट्स. तो अब हम क्या करेंगे, यही टोटल पहले इसको पूरा मल्टीप्लाई करो. दिस विल बी 5 इंटू पी, और नीचे हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 1.2. okay, when you will shift it to here it will change into 1.2 into 500 upon 5, और जो आंसर आएगा दैट विल रिमेन एज P. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, दिस विल चेंज इनटू, ये 5 और 5 ये कट कर दो, दिस विल बी 100, और उसके बाद 100 इंटू 1.2 इट विल बी 120 रुपीज. तो आपका P कितना आ जाएगा, इट विल बी 120 रुपीज. क्या लिखा हुआ है, विद राइज इन द प्राइसेस बाय ₹5, कि मतलब पहले जो था, हमें कैलकुलेट द प्राइस बिफोर चेंज इन डिमांड. चेंज इन डिमांड होने से पहले का जो प्राइस है वो बताना है, तो वो 120 था, और जो करंट प्राइस था वो 125 हो गया था.
Okay, we will move to the next part. Next question says कि state any two differences between direct tax and indirect tax. This I have written it in a different part. ये आपकी बुक में भी दिया हुआ होगा कि देखो डायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्सेस होते हैं, ये वो टैक्सेस होते हैं दैट इज लेवाइड डायरेक्टली ऑन द पर्सन, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं जीएसटी का, कि खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, खा कोई और है बट उसको पेमेंट कोई और कर रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, टैक्सेस लेवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ पर्सन इज कलेक्टेड फ्रॉम द बायर्स बाय अनदर पर्सन, जो कि सेलर है, दैट इज पेड बाय हिम टू द गवर्नमेंट। और वो पे कौन कर रहा है, वो फाइनली सेलर पे कर रहा है। चार्ज किसके ऊपर है, सेलर के ऊपर है, बट वो अपना ये चार्ज किसके ऊपर शिफ्ट कर दे रहा है, बायर्स के ऊपर। तो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस जो डायरेक्टली लेवाए होते हैं, जिसमें टैक्स पेयर और टैक्स बियरर जो होता है वो सेम पर्सन होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जिसमें टैक्स बियरर और टैक्स पेयर दो अलग अलग लोग होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। द क्वेश्चन सेज, ये भी 2 नंबर का है, ऊपर वाले भी दोनों कितने मार्क्स के थे, दीज वर ऑल्सो ऑफ 2 मार्क्स ईच। और ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो ऑफ 2 मार्क्स। जाहिर सी बात है 2 मार्क्स दिखे तो यू हैव टू राइट 2 पॉइंट्स, नहीं भी अगर मेंशन किए देन ऑल्सो जितने मार्क्स उतने पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रिफंडिंग और डेट कन्वर्जन, ये दो मेथड्स हैं डेट रिडेम्पशन के। रिडेम्पशन मीन्स वापस से पे करने के। तो ब्रीफली एक्सप्लेन दीज टू मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन। दिस इज द पार्ट, इसी का ये दिया हुआ है, दिस आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम। रिफंडिंग क्या होती है, दिस इज कि जब भी गवर्नमेंट जो है वो न्यू बॉन्ड्स रेज करता है, फॉर न्यू बॉन्ड्स इशू करता है फॉर रेजिंग न्यू लोन्स इन ऑर्डर टू पे ऑफ द मेच्योर्ड लोन्स। रिफंडिंग का एक सिंपल सा क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट क्या करता है, वो न्यू लोन बोरो करता है टू पे ऑफ द ओल्ड मेच्योर्ड लोन्स। ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ रिफंडिंग। और ये देखो, द गवर्नमेंट टेक्स अ फ्रेश लोन इन ऑर्डर टू रीपे एन ओल्ड डेट। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन द गवर्नमेंट यूजेस दिस मेथड ऑफ रिफंडिंग देयर इज नो लिक्विडेशन ऑफ मनी बर्डन ऑफ द पब्लिक डेट। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है, सेकेंड इज कन्वर्जन। दो ही तो क्वेश्चन इसमें पूछे थे, एक मिनट। क्वेश्चन क्या थे, डेट कन्वर्जन है, रिफंडिंग एंड डेट कन्वर्जन। तो डेट कन्वर्जन या फिर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक डेट क्या कहता है, चेंजिंग द एग्जिस्टिंग लोन्स बिफोर मेच्योरिटी इनटू न्यू लोन्स एट एन एडवांटेज इन सर्विसिंग प्राइस। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग कोई पुराने हाई इंटरेस्ट लोन को ये गवर्नमेंट अपने एडवांटेज पे करता है। हाई इंटरेस्ट लोन को हम लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकता है, वो लो इंटरेस्ट लोन में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, इन कन्वर्टिंग और ऑल्टरिंग अ पब्लिक डेट फ्रॉम हायर टू अ लोअर इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ने जब बोरो किया होगा एट द टाइम जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई थे, अब जब इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहे हैं तो वो अपने ओल्ड लोन्स को न्यू लोन्स में कन्वर्ट कर सकता है इन अ लोअर रेट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस बर्डन। और ये ऑब्वियस है दैट इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टैक्स पेयर्स। देन नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है, क्वेश्चन इज कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फर्म क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फर्म होती है एडिशनल कॉस्ट जो पर्सन जो लगाई जाती है। सपोज करो कि मैंने पहले यूनिट प्रोड्यूस की 100, ठीक है, 100 यूनिट्स पर मेरी टोटल कॉस्ट हो गई 240 रुपए। अब मेरी नेक्स्ट यूनिट है 101, तो हमने एक और यूनिट से बढ़ाया और इसमें मेरी जो टोटल एडिशनल कॉस्ट हो गई वो हो गई 360। तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई 120। जितने से ये इंक्रीज कर रहा है, 120 से इंक्रीज कर रहा है ना, हाँ, तो जितने से इंक्रीज कर रहा है दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स एडिशनल कॉस्ट की एक यूनिट से अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो उससे आपकी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है पहली यूनिट के कंपैरिजन में, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। इंक्रीज हो रहा है ना, जनरेटेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट यूनिट्स, की एक यूनिट से हम दूसरी यूनिट पर जब शिफ्ट हो रहे हैं तो हमारा कितना कॉस्ट बढ़ रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है कि
कैलकुलेट द टोटल फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। दो डेटा दिए हुए हैं इसमें, आउटपुट और टोटल कॉस्ट, और इसमें पूछा गया है कि क्या आपको कैलकुलेट करना है। आउटपुट एंड टीसी इज गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट टीएफसी, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। हियर वी विल मूव। हाँ देखो ये पहले से बना हुआ है इसमें। अब क्या कहा गया है कि आउटपुट, सेम क्वेश्चन है, आउटपुट मेरा 0 लेवल पर, टोटल कॉस्ट मेरी 100 थी, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट दे रहे, चाहे वो मशीनरी का खर्चा हो, चाहे वो रेंट हो। तो उस टाइम पर जब ये मेरी टोटल कॉस्ट है, मतलब ये मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक। इसके बाद से लेकर के इसमें वेरिएबल कॉस्ट ऐड होगी। अब हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले निकालना था टोटल फिक्स कॉस्ट। तो हर लेवल पर मेरी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो मेरी सेम ही रहेगी, इट विल नॉट चेंज। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, वेरिएबल कॉस्ट जो इसमें नहीं पूछा गया, वेरिएबल कॉस्ट निकलती है हमेशा इन सब में से 100 को माइनस कर दो। लाइक 240 में से 100 माइनस कर दो 140, फिर 360 में से 100 माइनस कर दो 260, ठीक। तो वो हो जाएगी मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो डिफरेंस होता है फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच में। नेक्स्ट कम्स मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी कि हमने जब पहले यूनिट प्रोड्यूस की, तो मेरा 100 यूनिट के कंपैरिजन में जो दूसरा डिफरेंस आया है, 100 से 240 हो गई, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई, 140। इन दोनों का डिफरेंस लोगे। फिर दूसरा है सेकेंड यूनिट पे जब आप आए हो, तो 240 माइनस 360, दिस विल बी 120, ठीक है। 120 तो था, मैंने लिखा हुआ अलग से पेपर पे, हाँ। फिर उसके बाद 360 टू 540, अगेन इट विल बी चेंज, एक एक यूनिट से बढ़ रहा है ना, तो ये वाला हिस्सा लोगे। 360 टू 540, दिस विल बी 180, डिफरेंस वैल्यू सिर्फ लोगे। और 540 टू 620, दिस विल बी 80। चेक कर ले एक बार, 140, 120, 180 एंड 80। ओके अब आता है मेरा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन द क्वांटिटी। जब 0 क्वांटिटी थी, यहाँ पर हम कुछ नहीं मेंशन करेंगे क्योंकि ये मेरा एवरेज कॉस्ट का, ये मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट का पार्ट है। हम लोग 1 यूनिट से प्रोड्यूस करेंगे, 1 यूनिट से कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट अपॉन यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 1, इट विल बी 240 ओनली। नेक्स्ट इज 360 डिवाइडेड बाय 2, it will be 180 एवरेज कॉस्ट। फिर तीसरा है 540 डिवाइडेड बाय 3, अगेन इट विल बी 180। और लास्ट है 620 डिवाइडेड बाय 4, तो ये होगा 155, ठीक। इसको कैलकुलेट करना, कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट यू हैव टू ड्रॉ वन ग्राफ ईच ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये शो करने के लिए द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। ओके तो वी विल टेक वन अदर पेज फॉर इट। देखो सबसे पहले आता है मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं द डिमांड, सब्स्टिट्यूट ना, डिमांड फॉर और प्राइस ऑफ। सब्स्टिट्यूट गुड में वी विल टेक डिमांड ऑफ कॉफी एंड प्राइस ऑफ टी, ऑपोजिट भी कर सकते हो, दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि ये मेरी नॉर्मल इनिशियल डिमांड और सप्लाई थी। इन केस द प्राइस ऑफ टी, इन केस द प्राइस ऑफ टी राइजेस, तो जाहिर सी बात है द डिमांड फॉर कॉफी विल ऑल्सो राइज, ठीक। तो इसका अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है टी का, इफ द प्राइस ऑफ टी, दिस इज द प्राइस ऑफ टी राइजेस, तो इसकी तो डिमांड फॉल हो ही जाएगी, प्लस डिमांड बढ़ किसकी जाएगी, द डिमांड ऑफ कॉफी विल इंक्रीज। सो इसीलिए इसका जो कर्व होता है दैट इज पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव स्लोप। नेक्स्ट इज, इसी का ही आपको बनाना है, ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट हो गया मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसी में ही बन जाएगा, ये भी मेंशन करना पड़ता है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड
Y axis, this is origin, this is original price and original quantity, this is price of petrol, and this is demand या फिर quantity demanded, demand of car, this is complementary. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं? जो एक के बदले दूसरे खाए जाते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो साथ में कंज्यूम होते हैं. सपोज द प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इससे क्या होगा, द डिमांड फॉर कार, और स्कूटी भी आप ले सकते हो, बहुत ज्यादातर लोग स्कूटी चलाते हैं, तो दैट विल फॉल. ठीक, अगर इसका प्राइस बढ़ेगा पेट्रोल का तो इसकी डिमांड जो है वो कम होगी. सपोज इसका प्राइस अगर यहाँ से हम इसको इंक्रीज करके यहाँ शो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस. तो इसका जो कर्व होता है ये बनता है ऐसे, दिस इज डी एंड डी, एंड दिस इज विच स्लोप, दिस इज नेगेटिवली sloped demand curve. This is P, शो भी करना है इसको ऐसे करके, दिस इज P and this is P1 and this is Q0 and Q1, सॉरी Q0 and Q1. ओके, ये चीज इसमें भी शो कर सकते हो. फिर नेक्स्ट टॉपिक, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्या पूछा गया है कि टू इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. सब कुछ दो दो नंबर का ही इसमें दिए हुए शॉर्ट आंसर्स टाइप में. जो टू इंडिफरेंस कर्व होते हैं दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि जो टू इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं दे कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. आपने हमेशा देखा होगा इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, ये और उसके बाद ये. तो ऊपर वाला जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करेगा एज कंपेयर टू नीचे वाला कर्व. इसीलिए कहा गया है कि दे कैन नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते, क्योंकि हम लोग फिर क्या शो करेगा, फिर वो एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग सेटिस्फैक्शन शो करेगा. इट मीन्स only one indifference curve will pass through a given point on an indifference map. अगर indifference map है तो उस पे एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही indifference curve आएगा, वो लोग कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हर indifference curve अलग अलग level of satisfaction शो करता है. Okay, next question says, the question is state the law of diminishing marginal utility. The law of diminishing marginal utility states कि जैसे आप मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी को कंज्यूम करोगे, आप सपोज करो पानी का भी ग्लास है, अगर आप बहुत ज्यादा, एक पहला ग्लास आपने पानी पिया, आपकी प्यास, ठीक है, यू आर थर्स्टी, आपकी प्यास बुझी. उसके बाद द सेकेंड मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट विल डिक्लाइन. जब सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर पियोगे यू विल बी ऑलमोस्ट फिल्ड. थर्ड ग्लास ऑफ वाटर पियोगे तो यू विल लीव इट हाफ, क्योंकि आप इससे ज्यादा पानी नहीं पी सकते. This is known as law of diminishing marginal utility. As you consume more and more units of a commodity, the satisfaction that you gain will eventually fall. Eventually वो सबसे ज्यादा कम हो जाएगा. Next question says, अब मैं कहाँ पहुंच गई है? Okay, next question says, how it causes a negatively sloped demand curve. की law of diminishing marginal utility से negatively sloped demand curve कैसे हो जाता है? तो we will move here. Okay, हाँ, the law of demand relies upon the law of diminishing marginal utility. According to the law of diminishing marginal utility, जैसे कि consumers जो है more and more units of a commodity को buy करेगा, जो उसकी marginal utility है वो कंटिन्यू टू डिक्लाइन करेगी. मतलब अगर एक इंसान के पास 100 यूनिट्स है, अब वो बढ़ते बढ़ते 150 यूनिट्स हो गई, तो जाहिर सी बात है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करेगी. जितना ज्यादा उसके पास वो सामान होगा वो उसके लिए उतना कम पे करेगा. देयरफॉर कंज्यूमर्स विल बाय मोर यूनिट्स ओनली व्हेन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी बिगिंस टू फॉल. क्यों? क्योंकि हम महंगे पर उसको क्यों खरीदते हैं, हमारे पास ऑलरेडी है सामान. द यूटिलिटी विल बी हाई व्हेन फ्यूअर यूनिट्स आर अवेलेबल. यूटिलिटी बहुत हाई होगी जब उसके पास एक दो यूनिट्स हैं, और कंज्यूमर विल बी प्रिपेयर्ड टू पे मोर ऑफ दैट कमोडिटी, क्योंकि उसकी यूटिलिटी अभी बहुत ज्यादा हाई है. दिस प्रूव्ड दैट देयर विल बी हायर डिमांड जब प्राइस जो है वो फॉल करेगा, एंड लोअर डिमांड व्हेन द प्राइस राइजेस.
ओके, तो hence the demand curve is downward sloping. Next question says कि there is a difference between the distance between ATC average total cost and ABC curve जो है it is larger in the beginning, gets shorter as the output increases. The answer is here. The answer says कि जो distance है दोनों का, द डिफरेंस बिटवीन AC और ABC क्या है, सिर्फ वो डिफरेंस है AFC का. AFC क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट को जब हम लोग उसके यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग का AFC आ जाता है. दैट इज द एवरेज ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट. टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम. अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें सारी यूनिट जो थी वो 100 थी. इट विल नॉट चेंज with the change in the level of output. तभी इसीलिए कहा गया कि जब भी टोटल ड्यू टू फिक्स्ड TFC और AFC reduces with successive increase in the level of output, the gap between AC और AFC reduces. ये कब होता है, जब हम लोग का टोटल कॉस्ट और ABC कर्व स्टार्टिंग में इसमें गैप बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है. जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करोगे, ये गैप किस चीज का है, ये गैप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ही तो है, तो वो वैसे वैसे कम होती जाएगी. आप सपोज करो कि मेरी 100 थी, मतलब 100 मेरी कॉस्ट थी, ठीक. पहले हम इस कॉस्ट को 1 से करते थे तो सिर्फ 100 आता था. दूसरी बार हमने इसी कॉस्ट को 2 से डिवाइड किया तो 50 आया. फिर तीसरी बार हम लोग ने इसी 100 को 3 से डिवाइड किया तो 33.33 आया. 33 लिख दो, 33 कहाँ अब हम लिखे हो उसमें, ठीक. तो क्या कहा गया है कि जो मेरा ये डिफरेंस है एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, ये डिफरेंस किस चीज का है, फिक्स्ड कॉस्ट का है. तो जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज करेगा, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इट विल बी लेसर. सॉरी, ये हाँ फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी और इसके कारण जो डिफरेंस है यहाँ पर वो भी कम हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि यू जस्ट हैव टू टेल द रीजन. जितना पूछा गया है 2 मार्क्स का है, जितना पूछा गया बस उतना लिखो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाई द फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन. अब परफेक्ट कंपटीशन कौन सी कंपटीशन होती है, कौन सी मार्केट होती है जिसमें एक नॉर्मल सा, अगर इसका एग्जांपल आपको लेना है तो वेजिटेबल मार्केट्स ले सकते हो जिसमें people have, there are large number of buyers and sellers और प्राइसेस जो होते हैं वो सबके ऑलमोस्ट सेम होते हैं. कोई एक सिंगल सेलर मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं. हम कैपिटल भी बढ़ा घटा सकते हैं और लेबर भी बढ़ा घटा सकते हैं. ऑल्सो 2 assumptions ऑफ द फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कि फ्री एंट्री और एग्जिट होता है, कोई आ सकता है कोई जा सकता है. देयर इज परफेक्ट रिसोर्स मोबिलिटी की एक समान एक चीज को, सपोज करो लेबर है, लेबर को हम दूसरे प्रोडक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं और कैपिटल को हम दूसरी चीज में यूज कर सकते हैं. लॉन्ग रन में क्या होता है कि लोग जो एब नॉर्मल प्रॉफिट्स पा रहे थे कि हाँ इस बिजनेस में बहुत फायदा है, तो नए नए फर्म्स उससे क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं. जब नए फर्म्स अट्रैक्ट होंगे मतलब देयर विल बी मोर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स. Okay, this will be which will enter freely due to 2 assumptions. This would increase इंडस्ट्री का जो सप्लाई है बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड सप्लाई कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, द इंडस्ट्री प्राइस विल डिक्लाइन. ज्यादा सप्लाई हो रहा है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, सप्लाई ज्यादा हो रहा है, तो लोग क्या उस इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या होगा, वहां का जो प्राइस है उसको कम कर दिया जाएगा. न्यू फर्म्स will stop entering the market once the existing firms have zero economic profit. अगर जो existing firms है उसको extra profit जो abnormal profits होते हैं वो नहीं हो रहे हैं, तो जो नए फर्म्स है वो भी आना वहां पर कम कर देंगे. ऑन द अदर साइड, अगर लॉन्ग रन में, इन द लॉन्ग रन में फर्म जो है दे ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग लॉसेस, मतलब वो सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट पर ही वर्क कर रहे होते हैं, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन. उससे क्या होगा, विल एग्जिट द मार्केट ड्यू टू नॉट बीइंग एबल टू compete विद अदर फर्म्स. जो फर्म्स लॉसेस कर रहे हैं वो भी भाग जाएंगे उसमें से. इससे क्या होगा, इंडस्ट्री का जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा एंड विल ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन इंडस्ट्री प्राइस. एंड व्हाट विल हैपन देन, द फर्म्स जो रिमेनिंग वंस है वो फिर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लगेंगे.
ओके इसी का ही देन क्वेश्चन नंबर 7 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है. इन्फ्लेशनरी गैप होता है द डिफरेंस बिटवीन अग्रीगेट डिमांड एंड अग्रीगेट आउटपुट, अग्रीगेट सप्लाई एट विच लेवल, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज नोन एज एक्सेस डिमांड. ठीक, सपोज की गवर्नमेंट डिमांड कर्व, सॉरी सपोज द अग्रीगेट डिमांड कर्व जो है दैट शिफ्ट अपवर्ड ड्यू to AE1, this is aggregate expenditure due to increase in government expenditure. अगर जो इकोनॉमी है that is working at full employment level, ये जो excess demand है that will be wiped out जैसे कि output increase करेगा since available resources are fully employed. ये जो excess demand है, ठीक है, will push up the prices and this is known as inflationary gap. Next is inflationary gap we have done. Next is explain the role of repo rate in reducing the this gap, कि अगर inflationary gap हो जा रहा है बीच में कि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, ठीक, तो ये जो एक्सेस डिमांड है, हाउ रेपो रेट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग दिस. तो रेपो रेट कौन सा रेट होता है, दिस इज द रेट और द रीपर्चेज रेट जिस पर आरबीआई लेंड्स टू द कॉमर्शियल बैंक्स. आरबीआई क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट पीरियड के लिए जो रेट जो लोन प्रोवाइड करता है दैट इज अगेंस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेपो रेट या फिर रीपर्चेज रेट कहते हैं. अगर इसको हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो कॉमर्शियल बैंक्स to increase their own lending rates, thus making credit costlier. ठीक, तो उस टाइम पर क्या होगा कि अगर हमको इस एक्सेस डिमांड को अगर हमें कर्ब करना है, कम करना है, तो अगर हम लोग इसी रेपो रेट को, जिस रेट पर आरबीआई पैसा दे रहा है उसको, शॉर्ट टर्म लोन्स दे रहा है, उस रेपो रेट को अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो जो क्रेडिट है, हमने जो मतलब बैंक, आरबीआई को जो बैंक को पैसा देना है वो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो अल्टीमेटली बैंक जो कस्टमर को पैसा देगा वो भी हाई रेट पर देगा. क्रेडिट जो है कॉस्टली हो जाएगा जिसके कारण डिमांड फॉर लोन्स जो है वो फॉल हो जाएगी. इट विल डिस्करेज. ऑल्सो रिडक्शन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट विल हेल्प इन करेक्टिंग जो एक्सेस डिमांड है and thereby it will help in reducing the inflationary gap also. Okay, next question says that illustrate the process of credit creation by commercial banks with the help of a hypothetical numerical example. ये आपके पास आपकी बुक्स में भी दिया हुआ होगा. इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमको क्या करना है कि कॉमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है. दिस यू हैव टू टेल बाय ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, एक मिनट. हाँ, दिस वी विल टेल बाय अ हाइपोथेटिकल, मतलब कि एक काल्पनिक एग्जाम्पल के थ्रू. फर्स्ट पार्ट इसमें क्या लिखा हुआ है कि मनी या फिर जो क्रेडिट क्रिएशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक्स का. ये वो प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट थ्रू डेरिवेटिव डिपॉजिट्स. अब डेरिवेटिव डिपॉजिट्स कैसे निकल कर आते हैं, पहले हम लोग इसमें ये जो मनी है क्रिएशन, ये दो चीजों से डिटरमाइन होता है. पहले की जो इनिशियल डिपॉजिट है वो कितना है, और सीआरआर रेशियो, वो रेशियो जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना है वो कितना है. ठीक, ये जो प्रोसेस है दिस इज बेस्ड ऑन टू अजम्पशंस की जो एंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है वो बैंक्स में आते हैं एक वन यूनिट में, और जितने भी रिसीट्स और पेमेंट्स हैं वो बैंक के थ्रू होते हैं, कैश में कुछ भी नहीं होता. ठीक, तो अब लिखा गया इसमें कि सपोज कोई कस्टमर है जिसने बैंक में क्या किया, 1000 यूनिट्स डिपॉजिट किए. यही वाला सेम शायद आपकी बुक्स में भी होगा फ्रैंक पब्लिकेशन में. तो बैंक हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन दिस, जिसके लिए उसको मनी लेंड करना भी जरूरी है. अ पार्ट ऑफ द अमाउंट इज टू बी रिटेन्ड विद बैंक टू मीट कस्टमर्स ऑब्लिगेशन. मान लो जो लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो, या जिसको हम लोग एसएलआर भी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये 20% है. तो क्या होगा, द बैंक्स विल कीप 20% ऑफ डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स, और जो बाकी 80% है दैट दे विल, आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज,
तो वो लोग क्या करेंगे, दे विल लेंड द रिमेनिंग 80%, जो कि 800 रुपए, 200 रुपए उन्होंने अपने पास रखे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वॉइस ओनली, और 800 रुपए वो लोग क्या करेंगे, वो वापस लेंड करेंगे. दोज हु बोरो विल स्पेंड दिस मनी एंड द सेम, वो क्या करेंगे, ये जो 800 है दे विल कम बैक टू बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स. एक इंसान ने पहले 1000 रुपए डिपॉजिट किए, तो कमर्शियल बैंक ने क्या किया, उसका 20% अपने पास रखा. उसके बाद जो 800 रुपए उसने वापस लेंड किए, जिस पर्सन को लेंड किया वो फिर वापस बैंक में आया उसको डिपॉजिट करने के लिए. इससे क्या होगा, टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1800. अब बैंक क्या करेंगे, फिर इसका 20% रखेंगे. किसका 20%, 800 जो नया रिजर्व है उसका 20% रखेंगे. एंड बाकी जो 640 रुपए है दे विल लेंड उसको जिसको इसकी नीड है. दिस फर्दर रेजेस द डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, और इन दिस वे इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग 80% of the last deposit. Next comes the number of times the total deposit will become determined is determined by money multiplier. ये क्या होता है, 1/LRR means 20, ठीक है, 100, ये ऐसे करेंगे ना 20/100, तो दिस विल बी 0.2, और अपॉन ऊपर लिखा हुआ है 1, ठीक, एंड दिस विल बी शोन एज 5 टाइम्स. मतलब हम लोग का जो टोटल डिपॉजिट क्रिएट हो रहा है वो 5 टाइम्स क्रिएट हो रहा है. टोटल डिपॉजिट्स विल बी इनिशियल डिपॉजिट जितना था 1000 रुपए, और जो जितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई होगा तो 5000 रुपए का टोटल आपने क्रेडिट क्रिएशन किया है. ओके, इसी में ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ डज बैंक क्रिएट, एक मिनट, हाउ डज अ बैंक क्रिएट कंट्रोल क्रेडिट बाय क्वालिटेटिव मेथड्स. क्वालिटेटिव मेथड से बैंक कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है. ये भी 4 मार्क्स का था और ये भी 4 मार्क्स का, ये तो यू हैव टू ऑप्ट एनी वन ऑफ देम. ठीक है, इसमें तो ऑब्वियसली आपको पूरा पूरा एग्जाम्पल लिखना है, और इसमें क्या करोगे, यू विल मेंशन एनी 4 पॉइंट्स ऑल्सो. बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो सकता है कि ज्यादा भी दिए हों आपके पास, लेकिन आपको सिर्फ जितने मार्क्स दिए उतने ही पॉइंट्स लिखने हैं. द क्वेश्चन इज कि बैंक कैसे क्वालिटेटिव मेथड्स के थ्रू क्रेडिट कंट्रोल करता है. तो क्वालिटेटिव या सिलेक्टिव मेथड्स जो होते हैं, दीज आर अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक इन इट्स परस्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड एज अ पार्ट ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट. देखो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या कहती है कि कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं वो पूरा अमाउंट अपना नहीं लेंड कर देते हैं सिक्योरिटी का. मान लो अगर उनको सिक्योरिटी चाहिए, किसी पर्सन ने आकर के उनको 1 लाख की, 1 लाख की अगर सिक्योरिटी दी है, तो वो लोग 1 लाख का पूरा पूरा लोन नहीं दे देंगे. वो लोग क्या करेंगे, दे विल गिव अ लोन ऑफ ओनली 80,000. ठीक, मतलब एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं. द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स अगेंस्ट स्पेसिफिक सिक्योरिटीज आर डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक. चेंज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जो है वो इन्फ्लुएंस ऑफ क्रेडिट को, मतलब क्रेडिट को इन्फ्लुएंस कर सकता है. अगर जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, वो क्या करे, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर दे, मान लो हमने लिया 20%, तो वो क्या कर दे, वो 30% कर दे, कि तुम अगर 1 लाख की सिक्योरिटी आएगी तो तुम सिर्फ उसका क्या करोगे, तुम उसका 70,000 रुपए ही लेंड करोगे मार्केट में. इससे क्या होगा, जो बोरोइंग वैल्यू है वो कम हो जाएगी. मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर फॉल होगा तो देयर विल बी एक्सपेंशन इन द बोरोइंग वैल्यू. और यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया कि आपको क्रेडिट कैसे कंट्रोल करना है. तो यू विल टेक ओनली दिस पार्ट कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को आरबीआई हाई कर देता है तो उससे बोरोइंग, जो कमर्शियल बैंक मनी लेंड कर रहा है वो कम हो जाएगा, पब्लिक के पास कम पैसा रहेगा हाथ में, एंड हेंस देयर विल बी द क्रेडिट विल बी कंट्रोल्ड. नेक्स्ट कम्स क्रेडिट रेशनिंग. इट इज अ मेथड बाय विच सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, दे put the maximum amount, they put a limit on the maximum amount of loans and advances, और किसी किसी केस में वो लोग सीलिंग भी फिक्स कर देते हैं स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ लोन्स और एडवांसेस के लिए, कि आप सिर्फ इतना ही मनी बाहर मार्केट में दे सकते हो. नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट. इट इज डिजाइन टू चेक द फ्लो ऑफ क्रेडिट ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स. कि इसमें क्या कर सकते हैं, रेगुलेटिंग कैन बी डन ऑन द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट दैट मे बी एक्सटेंडेड फॉर परचेजिंग स्पेसिफिक ड्यूरेबल गुड्स. की कुछ ड्यूरेबल गुड्स है उनको परचेज करने के लिए, या फिर जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है थ्रू विच सच लोन्स कैन बी स्प्रेड, हम उनको कम कर दें
और जो भी क्रेडिट हम दे रहे हैं, उस क्रेडिट दे रहे हैं किसी स्पेसिफिक ड्यूरेबल गुड्स के लिए, उसको भी रेगुलेट कर दे कि इन चीजों के लिए मिलेगा, इन चीजों के लिए नहीं मिलेगा। ओके, ये यूज किया जाता है। दिस इज अ मेथड दैट इज यूज्ड so that market में stabilization ला के रखते। Then is moral suasion, it is a method of persuade करना, रिक्वेस्ट करना या इनफॉर्मल सजेशन देना कॉमर्शियल बैंक्स को बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल देयर क्रेडिट। इसमें एक और आता है कि वो डायरेक्ट एक्शन भी करता है। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है कि अगर कॉमर्शियल बैंक जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करते हैं तो उनको क्या किया जा सकता है, उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है कॉमर्शियल बैंक का। Okay, then comes the last question. Explain the equilibrium level of output and determination of output determination by aggregate demand and aggregate supply approach with the help of a diagram. This I have written it here, mentioned it here. This you can see, इसका हम एक separate वीडियो बनाएंगे टू एक्सप्लेन यू दिस पार्ट ऑफ द पार्ट, मतलब ये जो अग्रीगेट डिमांड अग्रीगेट सप्लाई का पार्ट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा टॉपिक है, कोई 2 मिनट 5 मिनट का टॉपिक नहीं है। तो दिस आई विल एक्सप्लेन यू सेपरेटली। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। थर्ड पार्ट वी विल मेंशन, वी विल बी डूइंग लेटर। ठीक, ये अभी तक हो गया। इसके बाद जो आंसर्स होंगे ये आपके लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स होंगे, जैसे 2 और 6 मार्क्स के, 2 और 6 मार्क्स के इतना ही डिवीजन दिख रहा है हमको 2 और 6 मार्क्स का, जिसमें हमारा नेशनल इनकम भी आता है। Okay, I hope you have understood this much. कुछ नहीं समझ में आया, you can mention it in the comment box, and whatever PDFs I have of all these calculation I will send you on Telegram. Till then, keep studying, prepare for your exams, and share it with your friends, with your best friends, and please subscribe to my channel. Thank you.